अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज़, एलियंस और मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको मज़ीद ऐसी हॉरर स्केरी थ्रिलिंग स्टोरी सुनने को मिलती रहे। आपके साथ भी लाइफ में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं या आप खुद से कोई स्टोरी बनाकर सेंड कर सकते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल या इंस्टा में से किसी पर भी शेयर करें, चाहे वॉइस नोट चाहे लिखकर। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। तो अब जल्दी से हेडफोन्स लगाकर किसी खामोश पुरसकून जगह पर बैठ जाएं ताकि कहानी को अच्छे से एंजॉय कर सकें और इसे फील कर सकें। तो बगैर देर किए आज की स्टोरी की जानी पड़ते हैं। मेरा नाम डेरियस है और मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम ड्रैंक है। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और हम दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में ही फेमस है। हम दोनों हमेशा साथ खेलते हैं और साथ ही फिरते रहते हैं। ड्रैंक अक्सर मेरे घर भी आता है और नाइट स्टे भी करता है, लेकिन हमारी दोस्ती को 6 साल होने के बावजूद भी आज तक मैं ड्रैंक के घर कभी भी नहीं गया और ना ही उसने मुझे कभी बुलाया। लेकिन एक दिन ड्रैंक ने मुझे अपने घर नाइट स्टे के लिए बुलाया। ये पहली बार था कि ड्रैंक ने मुझे अपने घर आने को कहा था। इससे पहले ड्रैंक ने मुझे कभी भी अपने घर आने को नहीं कहा था और मैं भी उससे कभी नहीं पूछता था या उसका घर देखने को नहीं कहता था। मैं सोचता था हो सकता है कि उसका घर ऐसा हो कि जिसको वो दिखाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो, इसलिए मैंने भी उसे कभी नहीं कहा था और ना ही वो मुझे कभी अपने घर लेकर गया था। लेकिन ये लाइफ में पहली बार था कि ड्रैंक मुझे अपने घर बुला रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज मैं ड्रैंक के घर जाकर नाइट स्पेंड करूँगा। खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे। ड्रैंक मुझे मेरे घर लेने आया था और वो शाम के 6 बजे का टाइम था। ड्रैंक और मैं दोनों उसके घर के बाहर मौजूद थे। उसका घर शहर के कोने पर मौजूद था। वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जैसे ये घर पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ पर है और बाकी शहर उसके आसपास आकर आबाद हुआ है। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे लग रहा था कि सबसे पहले यही घर यहाँ पर बना होगा और बाकी आबादी फिर इसके आसपास बाद में आकर बनी होगी। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था। लेकिन उसका घर देखने में कहीं से भी छोटा नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा और प्यारा घर था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती आज तक मुझे ड्रैंक अपने घर लेकर क्यों नहीं आया। ड्रैंक के घर के बाहर लॉन था और लॉन में जो दरख्त वगैरह लगे हुए थे उसका साया ऐसे उस घर पर पड़ रहा था कि जैसे उस घर की हिफाजत कर रहा हो। अब मैं और ड्रैंक उस घर के अंदर दाखिल हुए। गैरेज से अंदर जाते हुए टीवी लाउंज की तरफ उसके फादर चेयर पर बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर हाय कहा और मुझे बैठने को कहा। ड्रैंक की मोम किचन में काम कर रही थी। उन्होंने भी मुझे देखकर मुस्कुराया और खाने पीने को पूछकर दोबारा से किचन में चली गई। उनके रवैये से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके घर में कोई परेशानी चल रही है। मैंने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि छोटी मोटी परेशानियां तो हर घर में ही चलती रहती हैं। तो ड्रैंक की मोम ने मुझे कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा सर्व किया और हम दोनों कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा खाने पीने लगे। इतनी देर में ड्रैंक की मोम और डैड रूम में से तैयार होकर बाहर निकले और हम दोनों को यह कहकर बाहर की तरफ जाने लगे कि हम लोग आज रात बाहर हैं, तुम लोग पीछे से ज़्यादा मस्ती मत करना। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और हो सकता है कि लेट ही वापस आएंगे। फिर ड्रैंक की मोम डैड दरवाजे की तरफ बढ़े जो कि बाहर की तरफ था और ड्रैंक को अपने पास बुलाया और ड्रैंक की मोम ने उसको कान में कुछ हल्के से कहा। मुझे ये लगा कि वो बस यही कह रहे होंगे कि तुम लोग ज़्यादा मस्ती ना करना और टाइम से सो जाना। अब उसके पेरेंट्स जा चुके थे और ड्रैंक और मैं उस पूरे घर में बिल्कुल अकेले थे। अब ड्रैंक मुझे जल्दी से अपने रूम में ले गया, लेकिन ड्रैंक का रूम बाकी घर की निस्बत बिल्कुल अलग था। उनका बाकी घर काफ़ी अच्छा और वेल मेंटेन्ड था, लेकिन ड्रैंक का कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ, कपड़े इधर उधर पड़े हुए, खाने की चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई और बर्तन बिखरे हुए। तो मैंने ड्रैंक को कहा कि क्या तुम्हारी मोम तुम्हें डांटती नहीं कमरे की ऐसी हालत रखने पर? तो ड्रैंक ने कहा
चलो यार छोड़ो एक दफ़ा, अभी बैठकर कोई मूवी देखते हैं और साथ खाना खाते हैं, ये मैं सुबह समेट लूँगा उनके आने से पहले। तो हम दोनों बेड पर लेट गए और एसी ऑन कर दिया और नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने लगे, वो भी हॉरर मूवी एंटलर्स। ड्रैंक ने पहले से ही फास्ट फूड और एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करके रखा हुआ था। वो जल्दी से उन सब चीज़ों को ओवन में गर्म करके ले आया और साथ चिल ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी ले आया। हम पिज़्ज़ा और बर्गर्स खाते हुए उस मूवी को एंजॉय कर रहे थे कि ड्रैंक ने मुझे एक बात कही। उसने कहा, देखो तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि तुम्हें जो भी करना है, वॉशरूम होना है या बाहर मुंह वगैरह धोना है जाकर, तो अभी हो आओ। 10 बजे के बाद हमें इस कमरे को लॉक कर देना है और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो, इससे क्या मतलब है? उसने कहा कि हमारे घर में एक रूल है कि 10 बजे के बाद से कोई भी बाहर नहीं जा सकता अपने अपने रूम से, और ये रूल मेरे मॉम डैड ने ही बनाया है, और अगर उसके बाद तुम्हें वॉशरूम वगैरह आ जाता है तो तुम्हें यहीं अंदर करना होगा। उसने एक बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मतलब कि अगर 10 बजे के बाद किसी को वॉशरूम आए तो उसको अपने रूम के अंदर ही बोतल में करना होगा। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है और मुझे डरा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस था। अब 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। मुझे वॉशरूम वगैरह नहीं आया हुआ था और मैं बाहर भी नहीं गया क्योंकि अभी तक मैं उसकी बात को इतना सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही पूरे 10 बजे तो उस घर में जो नीचे मेन क्लॉक लगी हुई थी उसका घंटा बजने लगा। जब उसका 10वां घंटा बजा तो नीचे लगी मेन क्लॉक की घंटी बजने लगी, जो कि हर घंटे बाद बजा करती है और 10 बार बजती है। तो जब वो घंटी 10वीं बार बजने वाली थी तो जल्दी से ड्रैंक बेड से उठा और जाकर रूम की कुंडी लगा दी और नीचे डोर लॉक भी लगा दिया और आकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा कि अब हम बिल्कुल सिक्योर हैं। मैंने कहा, यार तुम क्या कह रहे हो, सिक्योर हैं, 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, आखिर ये सब क्या चल रहा है? उसने कहा, बस तुम खामोश होकर मूवी देखते रहो। और उसके बाद उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं भी दोबारा से मूवी देखने लगा कि इतनी ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ हमारे रूम की तरफ ऊपर आ रहा है और दरवाजे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गया है। तो ड्रैंक बोला, प्लीज़ बोलना मत और आवाज़ मत निकालना, वो आ चुका है। तो मैंने ड्रैंक से पूछा, कौन आ चुका है, किसकी बात कर रहे हो तुम, आखिर ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे कुछ बताओगे या नहीं? तो ड्रैंक ने कहा कि तुम्हें अभी सब कुछ खुद पता चल जाएगा। इतनी देर में दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा। बाहर ड्रैंक की मॉम मौजूद थी और वो बहुत प्यार से कह रही थी, ड्रैंक दरवाज़ा खोलो, हम लोग वापस आ चुके हैं, तुम लोगों के लिए चीज़ें भी लेकर आए हैं, अब जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ड्रैंक ने मेरी तरफ देखते हुए डरते हुए कहा कि दरवाज़ा मत खोलना। मैंने कहा, तुम्हारी बाहर मोम मौजूद है। उसने कहा, प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना, वो मेरी मोम नहीं है। बाहर जो भी ड्रैंक की मोम की आवाज़ में बोल रहा था वो पहले काफ़ी प्यार से और मीठी आवाज़ में बोल रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज़ में काफ़ी गुस्सा आ चुका था और वो काफ़ी गुस्से से कह रहा था, क्या तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हें मैं दरवाज़ा खोलने को कह रही हूँ, तुम दोनों अंदर ही मौजूद हो। और साथ साथ दरवाजे को नॉक भी कर रहा था, लेकिन वो दरवाजे को ऐसे नॉक कर रहा था कि जैसे कोई बेजान मांस का लोथड़ा दरवाजे पर थपथपाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और उसकी आवाज़ भी काफ़ी बनावटी सी लग रही थी। अब मुझे भी काफ़ी डर लगने लगा था। ड्रैंक ने अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया था और वो बिल्कुल कांप रहा था। अब जब उसको दरवाज़ा नॉक करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे तो दरवाजे का नॉक होना एकदम से बंद हो गया और दरवाजे के नीचे से कोई लिक्विड नुमा चीज़ कमरे के अंदर आने लगी। ऐसी चीज़ जैसे कोई लिसलिसी चीज़ होती है, वो दरवाजे के अंदर आने लगी। ये देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। ड्रैंक के कमरे के अलावा पूरे घर की लाइट्स ऑफ थी। अब मैं जल्दी से बेड से उठा और हिम्मत करता हुआ उस दरवाजे की तरफ जाने लगा। मैं एक दफ़ा देखना चाहता था कि बाहर आखिर है कौन, लेकिन ड्रैंक मुझे पीछे से इशारा करता हुआ कह रहा था कि प्लीज़ तुम आगे मत जाना, वरना वो हम दोनों को ही मार डालेगा। लेकिन मैं अब इरादा कर चुका था। मैं दरवाजे के पास पहुंचा और की होल में से बाहर की तरफ देखने लगा। हालांकि बाहर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी की वजह से सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर अचानक से मुझे कोई सीढ़ियों से ऊपर आता हुआ दिखाई दिया।
वो ना कोई इंसान था और ना ही हैवान, ना ही कोई और चीज़। वो कोई पतली सी और लंबी सी चीज़ थी और अब चांद की रोशनी में नज़र आ रहा था कि वो और कोई नहीं बल्कि वो घर ही था। हाँ जी, वही घर की चीज़ों से बनी हुई थी वो चीज़। कुर्सी, मेज़, वहाँ का फर्नीचर वगैरह, उन्हीं को तोड़ फोड़ कर जैसे उस हैवान को बना दिया गया था। उसके मुंह की जगह घर की वो एक टावर क्लॉक थी जो नीचे लगी हुई थी, जो ऐसा उसका मुंह रिप्रेजेंट कर रही थी। और बाकी जगह में बाकी सब फर्नीचर लगा हुआ था, कुर्सी, टेबल वगैरह। उसको देखकर मैं काफ़ी डर गया और मुझे पता चल गया कि हमारा सामना किसी शैतान से है, और ऐसा शैतान जो कि ये घर ही है। अब मैं भी जल्दी से आकर बेड पर बैठ गया, लेकिन ड्रैंक बेड पर नहीं बल्कि बेड से नीचे कोने में छुप कर बैठा हुआ था और कांप रहा था। अब मैं जल्दी से ड्रैंक के पास गया और चीख कर उसको कहने लगा कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? कि इतनी देर में वो चीज़ ज़ोर के दरवाजे के ऊपर नॉक करने लगी और बस ऐसे लग रहा था कि जैसे वो दरवाज़ा तोड़ देगी। अब वो मेरे मोम की आवाज़ में मुझसे कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो। कभी मेरी मोम की आवाज़ निकाल रहा था, कभी मेरे डैड की, और कभी मेरे ऐसे रिलेटिव्स की जो कि अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। तो ड्रैंक ने कहा कि अब जब तुम इतना जान ही चुके तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये घर मेरे परदादा ने बनवाया था, और जब वो इस घर में रहने आए थे तो तब उनको पता चला था कि जिस ज़मीन को उन्होंने ख़रीदा है उस पर एक हैवान रहता है, एक शैतानी साया है जो कि हम इस घर में रहने नहीं देगा। इसलिए मेरे परदादा ने उससे एक एग्रीमेंट किया था कि हम इस घर में रहेंगे और उसको भी रहने देंगे। लेकिन बात इस पर तय हुई थी कि रात के 10 बजे तक हम लोगों की फैमिली ही बाहर घुमा करेगी, मतलब घर में खुला रहा करेगी, और 10 बजे के बाद वो शैतान बाहर निकल आया करेगा। उस शैतान का वैसे तो कोई वजूद नहीं था, लेकिन जब ये घर बन चुका था तो उसने उसी के सामान से अपनी शेप लेना शुरू कर दी, और वो तब से यही है। लेकिन अब वो कुछ दिनों से इन सब से काफ़ी उकता सा गया है, और अब उसको किसी इंसान की बलि चाहिए, मतलब कि उसको किसी इंसान की बलि चाहिए खुद को ज़िंदा रखने के लिए। वो हमारे डर से काफ़ी उकता सा गया है। पहले वो हमारे डर से ही अपनी भूख पूरी कर लेता था, लेकिन अब उसको इंसान चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मेरे जहन में फ़ौरन से आ गया कि आज तक मुझे ड्रैंक ने अपने घर कभी नहीं बुलाया था, लेकिन आज उसने बुलाया था, मतलब कि ये बलि का बकरा मैं ही बनने वाला था। तो मैंने ड्रैंक को कहा कि क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कितनी देर में ड्रैंक ने कहा, यार तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी कि उसने उस घर का भारी फर्नीचर उठाकर दरवाजे पर मारना शुरू किया। वो दरवाज़ा बस ऐसे ही लग रहा था, एक और 2 दफ़ा उसको ज़ोर से मारने पर वो टूट जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। अब दरवाज़ा टूट चुका था और वो चीज़ बिल्कुल हमारे सामने मौजूद थी और हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने ड्रैंक को कहा कि अब हम नहीं बच सकते, क्या कोई रास्ता नहीं? उसने कहा, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं, अब हमारी मौत पक्की है। इतनी देर में मेरी नज़र ड्रैंक के कमरे में लगी हुई खिड़की की तरफ गई। मैं यूं नहीं मरना चाहता था बगैर कोई कोशिश किए। मैंने ड्रैंक को कहा कि हमें उस चीज़ को कुछ देर के लिए रोक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो शैतान घर के सामान से बना था, इसीलिए उसके जिस्म में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं और उसको ऊंची चीज़ों पे चढ़ने पर काफ़ी मुश्किल हो रही। मैंने कहा कि हम अपना बेड खींचकर उसके आगे रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें इतना टाइम मिल जाएगा कि हम इस खिड़की को खोलकर बाहर की तरफ कूद सकें। तो ड्रैंक के जिस्म में भी जैसे जान आई और उसने बेड को मेरे साथ आगे करवाया और हम जल्दी से खिड़की की जानिब बढ़े, लेकिन वो खिड़की बिल्कुल जाम हो चुकी थी और खुल ही नहीं रही थी। अब मैं भी बिल्कुल बेबस हो चुका था और मैंने भी ये मान लिया था कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। कि इतनी देर में मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की। जैसे ही वो टॉर्च लाइट उसके चेहरे पर पड़ी, मतलब कि वही क्लॉक, तो वो अचानक से पीछे हो गया और ज़ोर का चीखने लगा। इससे मुझे समझ आ गई कि वो शैतान दिन में क्यों नहीं निकलता और उसने रात की ही डील क्यों की थी, क्योंकि उसको रोशनी से एलर्जी थी और रोशनी उसको पसंद नहीं थी। मैंने जल्दी से साथ टीवी के पड़ी हुई टॉर्च लाइट उठाई, जो कि काफ़ी पावरफुल टॉर्च लाइट थी, और उसके चेहरे पर मारने लगा, जिसकी वजह से वो हैवान पीछे होने लगा। मैंने ड्रैंक का हाथ पकड़ा और जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगा। वो चीज़ भी हमारे पीछे आने लगी। ड्रैंक के माँ बाप भी घर पर ही मौजूद थे
और वो बाहर बाजार जाने वाला सिर्फ बहाना था। असल में तो वो बस मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते थे। लेकिन ड्रैंक उनकी इस चाल में आ तो गया था, लेकिन बाद में वो ऐसा नहीं करना चाहता था। अब जब हम नीचे जा रहे थे और मैं टॉर्च उसकी आंखों में मार रहा था, तो उसका गुस्सा काफ़ी शदीद होता जा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा चीख रहा था। लेकिन मैं इस टॉर्च से उसे ज़्यादा देर रोक नहीं सकता था, और आज तो दिन भी नहीं निकल रहा था। हमें इसी लुका छुपी में उससे बचते बचते काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन आज का दिन भी निकलने का नाम नहीं ले रहा था। पहले जब मैं घर होता था और सो जाता था तो पता नहीं कैसे अचानक से दिन हो जाता था और रात का पता ही नहीं चलता था। लेकिन ये कमबख्त दिन आज निकल ही नहीं रहा था। पत्नी दिन निकलने में अभी कितनी देर बाकी थी। इतनी देर में मेरे जहन में एक आइडिया आया। ड्रैंक के घर में छत भी मौजूद थी, सबसे ऊपर। मेरा प्लान ये था कि मैं इस हैवान को अपना पीछा करवाते करवाते छत पर ले जाऊंगा, और फिर जब दिन हो जाएगा तो मैं उसको सूरज की धूप में ही छोड़ दूंगा और वो मर जाएगा। इसको काम तो करना चाहिए। अब मैंने जैसे जैसे उस हैवान की आंख में दोबारा से लाइट मारना शुरू की, तो उसने ड्रैंक की तरफ से ध्यान हटाकर बस मुझ पर ध्यान रखा। उसको मुझ पर इतना गुस्सा आ चुका था कि वो ड्रैंक के बारे में तो भूल ही गया था, बस मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अब मैं उसको टॉर्च मारता मारता छत की तरफ लेकर जा रहा था और वो भी गुस्से से मेरे पीछे आता जा रहा था। अब जब हम ऊपर खुले में पहुंच चुके थे तो मुझे एक बात नोटिस हुई कि छत पर मेरे छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब मैं उसे ज़्यादा देर रोक नहीं सकता था और ख़ुद को ज़्यादा देर बचा नहीं सकता था। वहाँ पर 2 पानी वाली टैंकियों के अलावा कुछ और नहीं पड़ा हुआ था, इसलिए मैं बस इधर से उधर भागता हुआ उसको अपना पीछा करवा रहा था। और अब आखिरकार मैं भी थक चुका था। उसने छत पर मौजूद पानी वाली टैंकियाँ भी तोड़ डाली थी और अब वो बिल्कुल मेरे पास मौजूद था। मैंने अपनी मौत को तस्लीम कर लिया था और कोने में बिल्कुल चुप करके नीचे सर करके बैठ गया था और आंखों को बंद कर लिया और बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। कितनी देर में मुझे उसकी दर्द भरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। गुस्से की चीखें नहीं, बल्कि ऐसी चीखें जैसे दर्द में ले रहा हो, और मेरे रिलेटिव्स की ही आवाज़ में। जब मैंने आंखें खोली तो हल्का हल्का सूरज निकल रहा था और वो उसी रोशनी की वजह से इतना चीख रहा था। अब जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो दोबारा से उस दरवाजे की तरफ भागने लगा जो कि हम खोल कर छत की तरफ आए थे। छत का दरवाज़ा लोहे का था और काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। मैं भी उस दरवाजे की तरफ उठकर भागने लगा। मेरी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। मेरी स्पीड उससे ज़्यादा तेज़ थी, इसीलिए मैं उससे पहले दरवाजे की तरफ पहुंच गया और सीढ़ियों से नीचे होकर मैंने जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। उसकी वो आवाज़ें मेरा दिल चीर रही थी। 10 से 15 मिनट वो इसी तरह दर्द भरी आवाज़ों में चीखता रहा और उसके बाद अचानक से चुप हो गया। मैं समझ चुका था कि वो मर चुका है। मैंने जैसे ही उस दरवाजे को देखा तो वो लकड़ी का सख्त फर्नीचर मेरे सामने ऐसे जल रहा था जैसे वो मांस के कोई लोथड़े हो। वो शैतान मर चुका था जो कि इतने अरसे से उनके घर के ऊपर कब्जा करके बैठा था और उन्हें परेशान कर रहा था। हाँ, मैंने उसे मार डाला था। अब ड्रैंक और उसकी मॉम डैड भी ऊपर आ चुके थे और उस हैवान को यूं अपने सामने मरता देख वो भी काफ़ी खुश हुए और मुझसे माफ़ी भी मांगने लगे कि हमने तुम्हारे साथ काफ़ी गलत किया है, लेकिन हम अपनी इस हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा हैं। लेकिन मुझे उनकी बात का कोई दुख नहीं हुआ और मैं तो खुश था कि मैंने अपनी और अपने बेस्ट फ्रेंड की जान बचाई है और उसके मॉम डैड की भी, और मैं खुद पर काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रहा था। उस दिन के बाद से वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे कुछ था ही नहीं, और वो शैतान अब उनको दोबारा कभी तंग नहीं करेगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दें, और आपको कैसी स्टोरीज पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।